अच्छा ये बताइए यार, ये जो अभी ईरान अमेरिका इजराइल कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जी सर। इसमें ऐसा सुनने में आया है कि ये 3 इंडस्ट्री बहुत प्रभावित होंगी। जी सर। उनमें से एक केमिकल इंडस्ट्री भी है। क्यों बिल्कुल सर। केमिकल इंडस्ट्री पे क्यों प्रभाव पड़ेगा? इंजीनियरिंग से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम कैसे दूर करोगे? प्रशासन में चयन हो जाएगा तो कैसे दूर करोगे? आपके वो सब्जेक्ट कैसे काम आएंगे? आपके बूंदी के कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स बताइए। कोई सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जो लैंडमार्क जजमेंट्स जो आपको याद हो। सर मैं कमेंट। आई गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। बैठिए। थैंक यू सर। संक्षिप्त परिचय दीजिए अपना बगैर नाम बताए। सर मैं एक केमिकल इंजीनियर हूँ। आईआईटी रुड़की से 2017 बैच से पास आउट हूँ। करंटली सर मैं इंडियन ऑयल के पानीपत रिफाइनरी में एज अ प्रोडक्शन मैनेजर काम कर रहा हूँ। इससे पहले सर 3 महीने के लिए मैं ओएनजीसी के बॉम्बे हाई में भी काम किया था। और सर मेरी हॉबीज़ में मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करना पसंद है। अच्छा ये बताइए यार, ये जो अभी ईरान अमेरिका इजराइल कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जी सर। इसमें ऐसा सुनने में आया है कि ये 3 इंडस्ट्री बहुत प्रभावित होंगी। जी सर। उनमें से एक केमिकल इंडस्ट्री भी है। क्यों बिल्कुल सर। केमिकल इंडस्ट्री पे क्यों प्रभाव पड़ेगा? सर जो पावर इंडस्ट्री है, जैसे कि नेचुरल गैस जो है हमारे पावर जनरेशन में काम आती है, तो जो फर्टिलाइज़र और केमिकल इंडस्ट्री है उसको इम्पेक्ट करेगी। साथ ही सर हम वहाँ से फर्टिलाइज़र का रॉ मटेरियल और सल्फ़र वगैरह जो है हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। तो उससे जैसे कि जो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो जैसे केमिकल्स है, इनकी वजह से केमिकल इंडस्ट्री काफ़ी प्रभावित हो सकती है। तो आपने फर्टिलाइजर की बात की, तो इससे इससे कनेक्टेड और कौन कौन से सेक्टर हैं जो प्रभावित होंगे? सर इससे एग्रीकल्चर सेक्टर जो है काफ़ी प्रभावित हो सकता है। साथ ही सर अगर हम ग्रेटर इम्पैक्ट में बात करें तो हर सेक्टर जो है इससे जुड़ा हुआ है, जैसे कि सर ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक वगैरह की भी उससे भी जो है इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे सर इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है। अच्छा एक चीज बताओ, आपने ओएनजीसी में भी काम किया है, आईओसी में भी काम किया है। जी सर। तो जब देखने में ऐसा आता है, जब ओएनजीसी का शेयर बढ़ता है तो ये आईओसी का शेयर घट जाता है, और जी जब सर। आईओसी का शेयर बढ़ता है तब ओएनजीसी का शेयर घट जाता है। ऐसा क्या कारण है? ये क्या तालमेल है? दोनों एक ही क्षेत्र से संबंधित कंपनियां हैं, फिर ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल सर। सर ओएनजीसी मेजरली अपस्ट्रीम में काम करती है, जो क्रूड एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन में। तो सर जैसे कि अभी क्रूड शॉर्टेज, अगर जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वो चौक होती है तो हमारे क्रूड की शॉर्टेज होगी। इससे सर क्रूड की प्राइस बढ़ेगी तो ओएनजीसी के लिए बेनिफिशियल है। जबकि सर जो आईओसीएल है वो रिफाइनिंग में ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो सर जब हमें क्रूड महंगा मिलेगा तो हमारे जो रिफाइनरी मार्जिन है वो कम हो जाता है। इससे सर आईओसीएल की जो है प्रॉफिटेबिलिटी जो है कम हो जाएगी। इस वजह से सर दोनों अपोजिट होते हैं। अच्छा एक ये बताइए कि जो अभी भारत जो है रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा था, जी सर। और 3-4 महीने में कम हुआ जी सर। अमेरिकन दबाव के कारण से। अब बिल्कुल। अमेरिका ने फिर परमिशन दी है, जी सर। तो फिर अमेरिका रशिया से इंपोर्ट करेगा भारत। बिल्कुल तो सर। पहले जो इंपोर्ट करता था और अब जो इंपोर्ट करेगा, इन दोनों में क्या अंतर है, क्या फर्क है? सर पहले हम हमारा जो यूक्रेन और रशिया वॉर चल रहा था, तो उस टाइम पे हमें डिस्काउंटेड क्रूड मिल रहा था। और करंटली सर हम अमेरिका के परमिशन का वेट नहीं कर रहे थे। हम पहले से ही जो है 22% के आसपास क्रूड रशिया से ऑलरेडी जो है इंपोर्ट कर रहे थे। सर अभी हमें जो है डिस्काउंटेड नहीं मिलेगा। और जो जिन कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे, ल्यूकोइल और रोजनेफ्ट, उनसे हम जो है वापस से जो है क्रूड स्टार्ट। ये तो मजबूरी में कर रहे हैं, पहले डिस्काउंट पे मिल रहा था तब बंद कर दिया, अब प्रीमियम पे हम खरीद रहे हैं। बिल्कुल सर। तो हमारी विदेश नीति में कहीं ना कहीं कमी दिखती है आपको? सर मुझे नहीं लगता ऐसा कि हमने अमेरिका के कहने का वेट किया और हम अमेरिका के कहने पे हमने क्रूड ऑयल रशिया से खरीदना स्टार्ट किया था। जो रशिया के ऑयल टैंकर्स जो पहले ही सी में फ्लोट कर रहे थे, हम वहां अरे से माना पहले ही माना खरीदना स्टार्ट कर लेकिन दिया था। माना, पर पहले आप डिस्काउंट में खरीद रहे थे, बिल्कुल अब सर। प्रीमियम में खरीद रहे हैं। बिल्कुल सर। तो विदेश नीति में कहीं ना कहीं तो है जो हमारे देश को, अपने ही देश को नुकसान हो रहा सर मुझे नहीं लगता ऐसा। है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए कि हमारी जीडीपी जो है, जी सर।
वो अभी क्या किस परसेंट से ग्रो कर रही है? सर अराउंड 7.5 7.6%। 7 पॉइंट। तो 2047 में विकसित भारत बनने के लिए क्या ये सफिशिएंट है ये ग्रोथ? सर हमें 8 से 9% एनुअल ग्रोथ चाहिए उसके लिए। नहीं, पर सरकार ने ही माना है कि एटलीस्ट जब तक डबल डिजिट में नहीं होगी हम 2047 तक विकसित भारत नहीं बनते। तो आप 8-9% कैसे मानते हैं? सॉरी सर, मैं डेटा में गलत हो सकता हूँ। आई थिंक आप अच्छा, करेक्ट बोल रहे हैं। जीडीपी होती क्या है ये? सर जो हम डोमेस्टिकली जो भी सर्विसेज एंड गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं विद इन ए ईयर हमारी जो टेरिटरीज है इसके अंदर, तो उनका जो कैलकुलेशन होता है उसी को हम पर हमारी टेरिटरी में तो बहुत सारी विदेशी कंपनियां भी काम कर रही हैं। सर वो उसको जो है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में काउंट करते हैं, जो उसमें से जो विदेशी कंपनीज जो गुड्स एंड सर्विसेज में इम्पेक्ट कर रही है उसको हम जीएनपी में काउंट करते हैं सर। ठीक है सर। थैंक यू सर। आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, अभी कहाँ वर्क कर रहे हो? ओएनजीसी? सर मैं पानीपत रिफाइनरी में, इंडियन ऑयल में। तो फिर प्रशासनिक सेवा में क्यों आना चाहते हो? ये तो अच्छी फील्ड है। बिल्कुल सर, ये डेफिनेटली अच्छा फील्ड है। नहीं, और आप वाली वर्तमान फील्ड भी अच्छी है। हाँ सर, मैं जो एनर्जी सेक्टर है काफ़ी अच्छा है और मानता हूँ मेरा जो बैकग्राउंड है इसी में है। और सर मुझे लगता है सर जो मैं करंट जो मेरी प्रोफाइल है ये मशीनरी में और जो रिफाइनरी के पर्टिकुलर सेक्टर स्पेशली प्रोडक्शन में जो है कन्फाइंड है। और सर मैं चाहता हूँ, और सर हमेशा से मेरा रहा था कि मैं जब कॉलेज में था तब से मेरा रहा था कि मैं पब्लिक के साथ डील करूँ और पब्लिक में रह के पब्लिक के लिए काम करूँ। तो सर इसी वजह से सर मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहता हूँ। और इसके अलावा सर जब कॉलेज में मैं एनएसएस में काम करता था ग्रास रूट लेवल पे, तो मुझे लगता है कि मैं ग्रेटर इम्पैक्ट के लिए जो है काम कर सकता हूँ। तो इंजीनियरिंग से रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम कैसे दूर करोगे? प्रशासन में चयन हो जाएगा तो कैसे दूर करोगे? आपके वो सब्जेक्ट कैसे काम आएंगे? सर केमिकल इंजीनियरिंग ऐसे जो मैंने टेक्निकल नॉलेज वहाँ से सीखी है वो डेफिनेटली जैसे पोल्यूशन कर्व करने में और जो पॉलिसीज़ है उनको इम्प्लीमेंट करने में काम आएगी। लेकिन सर जैसा कि मैंने पिछले 7 साल से मैं काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो मेरी क्वालिटीज़ जो डेवलप हुई है जैसे कि लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्किल, ये सर जो ग्रास रूट की प्रॉब्लम है, ग्रामीण लेवल की जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने में कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो सकती है। थर्मोडायनेमिक्स को समझाओ, जैसे हम लेमैन हैं, हमको पता नहीं। सर जो जब भी हम काम करते हैं तो जो हमारे पसीना निकलता है और हमें जो ठंडक, अगर हम उससे एसी रूम में चले जाते हैं जो उससे ठंडक फील होती है, तो वो एक प्रकार से जो दोनों का इक्विलिब्रियम आता है, दोनों का जो हम उस तापमान में एक्लाइमेटाइज होते हैं, तो वो एक प्रकार से थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट है। और ऐसे ही सर जब हम कोई काम करते हैं तो हमारी एनर्जी जो है लॉस होती है, और जब हम कुछ खाना खाते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। ये भी सर एक थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट है। तो एसी की बात की, एसी में कौन सी गैस यूज हो रही है? सर अभी R52 हम यूज़ करते हैं। तो अलग अलग तरह की गैस होती हैं कि मतलब R52 कभी कोई और गैस? सर पहले CFC होती थी, अभी हम HFC यूज़ करते हैं। CFC फेज आउट हो चुका है सर। वो एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक नहीं है R52? R52 सर जो CFC थी वो सर रिएक्ट करके और ओजोन को डिप्लीट कर रही थी, तो इसके लिए जो किगाली एग्रीमेंट था उसके तहत उसको फेज आउट किया जा चुका है। लेकिन सर जो अभी R52 है वो एक HFC है, और ये सर ओजोन को डिप्लीट नहीं करती, लेकिन सर इसका जो है जो एक प्रकार से ये ग्रीन हाउस गैस है जिससे हमारी जो क्लाइमेट चेंज है उसमें इम्पेक्ट पड़ेगा। और हम इसको भी जो है फेज आउट करके और सस्टेनेबल या फिर जो और ग्रीन टेक्नोलॉजी है उसकी तरफ हम मूव कर रहे हैं। बीच में एक वर्ड का इस्तेमाल किया था आपने सर के सामने, जी सर। इन्फ्लेशन। जी सर। इन्फ्लेशन क्या होता है? सर जब भी कोई वस्तु जो जिस रेट पे मिल रही है उससे अगर उसमें प्राइस बढ़ जाती है तो उसको जो है हम इन्फ्लेशन से रिलेट करते हैं। जैसे कुछ चीजें हैं, ब्रेड हुआ, जी सर। चीनी, नमक, उसका इन्फ्लेशन का असर उस पर तो पड़ता नहीं है। सर प्राइस बढ़ने से डिमांड वहीं की वहीं रहती जी। सर डिमांड जैसे हमारी डिमांड तो सेम है, लेकिन उसका जो है कॉस्ट बढ़ जाता है। जैसे कॉस्ट बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई, जी सर, डिमांड पे असर नहीं पड़ता, डिमांड वहीं की वहीं रहती। नमक की डिमांड ना घटेगी ना बढ़ेगी। बिल्कुल सर। लेकिन सर जब जो कोई उसको जो कंज्यूमर ले रहा है तो उसको जो है ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ता है,
तो दैट इज द इन्फ्लेशन सर। नहीं तो वो इन्फ्लेशन और इसको समझाओ, इस पर असर नहीं पड़ रहा है, बाकी चीजों पे असर पड़ता है। सर हम जो है जब डिमांड बढ़ती है तो हम उसके हिसाब से ही सप्लाई जो है बढ़ा देते हैं, तो उस हिसाब से जो है वो जैसे अभी चलो ठीक है, बजट आया था, उसमें बजट किन चीजों पर जीएसटी बढ़ाया घटाया? सर बजट में जीएसटी आई थिंक मुझे नहीं लगता उसमें बढ़ाया था। जीएसटी बढ़ाने के लिए जीएसटी काउंसिल है, वो अलग से काम करती है, और वो उससे पहले ही घटा दिया गया था। 2 स्लैब जो है की जा चुकी है, 5% और 18%। कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जिसपे 0% जीएसटी है। यस सर। सर थैंक यू। जिला अपना बूंदी है। जी सर। बूंदी में ऐसी कौन सी खेती या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जो राजस्थान में विशेष स्थान रखता है? सर बासमती चावल। बासमती चावल। जी तो सर। क्या ये बासमती चावल का नाम है, क्या है, ब्रांड है, क्या है, सर ये क्या विशेषता होती है इसकी? सर इसका दाना थोड़ा लंबा होता है, और जो वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस है उससे ये थोड़ा यूनिक बनता है सर। खुशबू भी रहती है। ये सर इसमें अच्छा, सुगंध बूंदी के रहती है। अलावा और राजस्थान में कहाँ चावल होते हैं? सर माही बेसिन में होता है, जो अपना डूंगरपुर और बांसवाड़ा रीजन है वहाँ पे। अपने कोई भी सिविलाइजेशन ऐसी है जिसमें चावल का उल्लेख आता हो? जो सभ्यताएं हैं उनमें कहीं ना कहीं आपने पढ़ाई के दौरान पढ़ा होगा कि यहाँ चावल के अवशेष मिले, गेहूं के तो मिले? सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आपके बूंदी के कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स बताइए आप। रहा। सर हमारे यहाँ पे तारागढ़ फोर्ट है, हम्म। उसके साथ ही सर बूंदी शहर में ही सर 84 खंभों की छतरी है। ये क्या है 84 खंभों की छतरी? किसको समर्पित है और किसने बनाई थी? और ये हमारे क्या प्रतीक है, हमें क्या संदेश देते रहते हैं? ये किले सर है, बावड़ी है, ये जो है? सर ये हमारे हेरिटेज साइट्स है, और ये जो 84 खंभों की छतरी है राजा अनिरुद्ध ने बनाई थी, और उनकी जो सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये उनकी जो धाई माँ थी उनके याद में बनाई गई थी। ठीक है। और ये नौलखा झील भी है? यस सर, नौलखा झील भी है वहाँ पे। नौलखा और फिर झील, ये क्या है? नौ और लखा क्या है? सर सॉरी सर। ये अपने राजस्थानी संस्कृति में नौलखा शब्द बहुत ज्यादा होता है। यस सर। नौलखा महल है। यस सर, पता नौलखा करना हार। क्यों कहते हैं इसको नौलखा? Yes, sir. नौलखा हार भी होता है Yes, sir. महिलाओं के लिए। आप आरएस बनोगे तो बनाना पड़ेगा, हैं? हाँ। आप पेट्रोकेमिकल मतलब इंजीनियर हैं? यस सर। क्या क्या प्रोडक्ट होता है आपके इसमें पेट्रोकेमिकल में? सर हम यहाँ पे पॉलीथिलीन, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन और लो डेंसिटी एंड लीनियर लो डेंसिटी पॉलीथिलीन बनाते हैं। हमने कहीं पढ़ा भी था कि दवाएं भी होती है। यस सर। दवाई जो कौन सी, मेडिसिन कौन सी आती है पेट्रोकेमिकल में? सर फार्मास्यूटिकल्स में जो ये जो बेस होता है, जैसे बेंजीन सर हम इसमें एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं। टोलुइन सर इसमें एज अ सॉल्वेंट यूज होता है सर। और फार्मास्यूटिकल में सर दवाइयों का तो एज अ बेस ही होता है। इसके अलावा सर जो पॉलीप्रोपिलीन है उसका मेडिकल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा यूज है। जैसे जो सिरिंज या फिर जो एप्रीन जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है यूज होता है सर। ठीक है। अब जो पेट्रोलियम जो आता है, क्रूड बोलते हैं अपन, जी क्रूड सर। ऑयल जो होता है, इसमें कितने क्या लेयर्स होते हैं, किस ढंग से प्योरीफाई होता है, थोड़ा समझाओ हमको भी। सर रिफाइनरी में जब भी क्रूड आता है तो उसमें कुछ इम्प्यूरिटीज होती है, सॉल्ट होता है, तो उसको पहले डिसॉल्टर में डाला जाता है, तो वहाँ से उसमें जो सॉल्ट होता है वो रिमूव होता है। उसके बाद इसको जो है क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट होता है उसमें डाला जाता है, और इससे पहले सर इसको जो है एक टेम्परेचर 140 तक इसको जो है गर्म किया जाता है। उसके बाद इसमें अलग अलग स्ट्रीम निकलती है। जैसे टॉप में सर हमारी गैसेज होगी जिसमें एलपीजी और हाइड्रोजन गैसेज होगी। फिर उसके बाद सर इसमें जो है जो लोअर कार्बन चेन होती है जैसे C5 से C8 की, वो निकलती है, जिससे हमारा जो है पेट्रोल प्रोड्यूस होता है। उसके बाद सर नेफ्ता होता है, जो नेफ्ता हमारा जो पेट्रोकेमिकल जो इंडस्ट्री है उसका फीड होता है, उसको हम ब्रेक करके जो है इथिलीन एंड प्रोपिलीन बनाते हैं, वहाँ से हमारा पेट्रोकेमिकल्स बनता है। साथ ही सर जो इसके बाद जो अगला स्टेप होता है उसमें सर हमारे ATF एविएशन टर्बाइन फ्यूल निकलता है, वो जो हमारे हवाई जहाज है उनमें यूज होता है। उसके बाद सर जो इससे बड़ी चेन होती है ये जिसमें जो अपने रोड पर बिछाते हैं, ये क्या है? सर ये बिटुमेन होता है, जो जब
जो वैक्यूम रेजिड्यू बचता है उससे हम बिटुमिन निकालते हैं। अच्छा, आप इतनी रिफाइनरी में इसको प्योरीफाई करते हैं, बिल्कुल तो सर। क्या सल्फर आप मिलाते हैं या ऑलरेडी इन्वॉल्व भी होता है? सल्फर पेट्रोल में कहते हैं ना कि सर सल्फर ऑलरेडी आता है। वो साफ नहीं होता, बाहर नहीं रहता है, वो तो रहेगा ही। सर हम इसको रिफाइन करते हैं, जैसे एलपीजी में भी रिफाइन करते हैं, उसको अमाइन प्रोसेस बोलते हैं। अमाइन के थ्रू उसको रिफाइनरी में, इसमें एलपीजी में तो कहते हैं कि मिलाते हैं जानबूझ के ताकि स्मेल आती रहे। सर वो मर्केप्टन ऑलरेडी उसमें नहीं रहता है सर। बाहर से कुछ नहीं डाला जाता। वही रहता है। जी सर। वो जो स्मेल आती है वो सल्फर की आती है। यस सर, मर्केप्टन बोलते हैं उसको। हाँ, और पेट्रोल में भी सल्फर होता है? सर पेट्रोल में भी होता है और डीजल में भी होता है, जब जिसमें पेट्रोल बर्न होता है, जलता है, तो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन में कौन कौन सी, मतलब अपने वातावरण में कौन से ऐसे पॉल्यूटेड जो है एलिमेंट्स वो निकलते हैं इसके? सर अगर इंजन की एफिशिएंसी खराब है तो सर उससे अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन और CO2, देन PM2.5 एंड PM10, एंड सर जो सोक्स और नॉक्स जिसको हम SO2 एंड NO2 बोलते हैं। एलईडी भी बोलते, वो भी बोलते हैं, लेड लेड भी बोलते हैं। हाँ, सर sorry। लेड डायरेक्ट नहीं निकलता है। जब पहले जब ऑक्टेन नंबर बढ़ाना होता था, इंजन की एफिशिएंसी बढ़ानी होती थी, तो लेड डाला जाता था उसकी जो नॉकिंग प्रॉपर्टीज को बढ़ाने के लिए। अभी सर लेड नहीं निकलता है नहीं वो निकलता। नहीं सर। अच्छा, अभी जैसे 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक जो भी इंजन आ रहे हैं, तो जी सर। हमारे पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में कौन सा इंजन हमारे लिए सहायक रहेगा? हालांकि आप मैकेनिकल इंजीनियर नहीं है, फिर भी। सॉरी सर, इसके बारे में मुझे हाँ, लिमिटेड सर। नॉलेज है। थैंक यू सर। आप हाड़ौती से हैं? जी सर। ये कोटा पहले बना या बूंदी? सर पहले बूंदी बना था। बूंदी। तो कोटा कब बना बूंदी से अलग होके? सर मुझे एग्जैक्ट सन याद नहीं है, लेकिन सर दो रियासतों में डिवाइड हुए थे। कोटा बाद में दोनों भाइयों से जो है कोटा बाद में बना था। दोनों में अच्छा। हाड़ा राजपूत राज किस करते थे। कोई एम्परर था जिन्होंने ये करवाया था, बादशाह हिंदुस्तान का? आई थिंक सर शाहजहां थे। शाहजहां के समय। इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने? सॉरी सर, मुझे इसके बारे में इसके बारे में जानिए। कोई सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जो लैंडमार्क जजमेंट्स जो आपको याद हो? सर केशवानंद भारती केस, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन दिया। उसके बाद सर जो मेनका गांधी केस है, जिससे जो आर्टिकल 21 है उसकी डेफिनेशन ब्रॉड हुई। इसके अलावा सर SR बोमाई केस है। और सर रिसेंट में अगर बात करें तो श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है। और सर पुट्टुस्वामी केस भी सर। श्रेया सिंगल और पुट्टुस्वामी में क्या है? सर ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें सर जो सेक्शन 66A जो था उसमें वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। कहते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो इसलिए खराब है क्योंकि यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? सर लोकतांत्रिक व्यवस्था होने से सर अर्थव्यवस्था खराब होना, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। सर ये जो डेमोक्रेटिक जो सेटअप है, ये लोगों को पावर देता है, ना कि हमारी अर्थव्यवस्था को खराब करता है। इसमें सर मैं अगर फॉल्ट मानता हूँ तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी जो फ्रीबीज जो देती है उसको हम रिलेट कर सकते हैं इससे। किसी ने कहा था गुड इकोनॉमिक्स एंड बैड पॉलिटिक्स कैन नॉट गो टुगेदर। क्या ये बात सही है? सर किसने कहा था इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं इससे इस बात से सहमत है आप? सहमत हूँ इससे। आप इस बात से सहमत है। अच्छा, आप रेलवे स्टेशन पर है, जी सर। वहां कोई लड़की रो रही है, जी सर। तब आप क्या रेस्पॉन्स करेंगे? सर एज ए सिटीजन मैं अगर वहाँ की जो RPF है उसको सूचित करूंगा, और उनको जो है उसको पहले बच्चे से कारण पूछूंगा कि क्या हुआ, वो कहीं खो गई या फिर जो उनकी साथी थी उनसे बिछड़ गई। और अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है, नहीं सही से नहीं बता पाती क्योंकि वो घबराई हुई है, तो मैं RPF को जो है सारी चीज़ बता के और उनको जो है हैंड ओवर करूंगा। और साथ ही सर अगर मेरी ट्रेन है या फिर मेरे को जाना है तो मैं जो है RPF से कंटिन्यूसली कनेक्शन में रहूंगा कि उसका केस का क्या होगा करके। अच्छा, आप इंजीनियर हैं, आपने इंजीनियरिंग की है और बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग की है, जी सर। लेकिन भारत में लोग जुगाड़ में ज्यादा विश्वास करते हैं, इसका क्या कारण मानते हैं आप? सर मैं इसको जुगाड़ नहीं बोलूंगा सर, इसको मैं डोमेस्टिक इनोवेशन ज़्यादा सही वर्ड होगा। सर जैसा कि हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज कम है, अपॉर्चुनिटीज़ कम होती है, तो लोग जो है अपने जो नेसेसिटीज़ है उस हिसाब से अपनी खुद की इनोवेशंस करते हैं, और उसी से जो है काम चलाते हैं सर। अच्छा, रिसेंटली अभी IITs खूब खुली है, अब कितनी IITs है इंडिया में? सर 23। 23। लास्ट 10 ईयर में कितनी IITs खुल गई?
सर पहले 14 थे और अभी जो है 8-9 हो गए। यस सर। तो आपको नहीं लगता इससे क्वालिटी डिटीरिएट होगी? सर जैसा कि हमारे यहाँ पे एस्पिरेशन बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी फील्ड में जाने की एस्पिरेशंस जो है लगातार बढ़ रही है, तो मुझे नहीं लगता सर इसमें कहीं ना कहीं क्वालिटी डाउन होगी, क्योंकि सर प्रोफेसर्स अभी भी वही है और जो गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग प्रोवाइड की जा रही है अभी भी वही है। तो सर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेक्टर में और जो हम पेटेंट फाइल कर रहे हैं उसमें तो सर वृद्धि हुई है, तो क्वालिटी। लेकिन क्रेज उन ओल्ड 7 IITs का ज्यादा है, यस सर। वो क्या रीजन है उसका? सर उसमें ये बोल सकते हैं कि सर जैसे एक लेगेसी है उन आईआईटीज़ की, तो जो भी एस्पेरेंट्स हैं उनकी उन आईआईटीज़ की तरफ जाने के लिए एक एस्पिरेशन रहती है। वहाँ पे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे बेटर जो है फैसिलिटीज़ होती है, तो इसीलिए सर। आपने छोटी एज में बहुत अच्छी तैयारी की, आप IIT में गए, यस सर। उसके बाद आप ऐसे गवर्नमेंट जॉब की तरफ आ रहे हैं, आपको खूब बड़ा पैकेज मिल जाए, आप इस तरफ ऐसी दिशा में क्यों? सर अगेन जैसा कि मैं अभी एनर्जी सेक्टर में काम कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझे लगता है कि सर जो मेरा जो सेक्टर है वो काफ़ी कन्फाइंड है। केवल मैं यहाँ पे मशीनरीज और जो प्लांट ऑपरेशन से इन्हीं में इन्वॉल्व हूँ। अगर सर मैं स्टेट में आता हूँ राजस्थान में, तो यहाँ पे मैं किसी ब्लॉक लेवल के लिए अच्छा काम कर सकता हूँ। मेरी जो स्किल्स है इनको मैं बेटर यूटिलाइज कर सकता हूँ, इसलिए सर मैं यहाँ आना चाहता हूँ मेरे पोटेंशियल को जो है एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, आपको लंबी दौड़ दौड़ना पसंद है? यस सर। तो ये मैराथन एक लंबी दौड़ होती? यस सर। ये कितने किलोमीटर की होती है? सर मैराथन 42 किलोमीटर्स की होती है। ये कहाँ से आई, कौन सबसे पहले दौड़ा, मैराथन का क्या ट्रेंड है, क्या हिस्ट्री है? सर जो स्पार्टास की लड़ाई थी जिसमें जो मैराथन का बैटल हुआ था वो उससे रिलेटेड है ये, और उसमें सर जो सैनिक था वो विनिंग को घोषित करने के लिए दौड़ के 42 किलोमीटर तक गया था। किन के बीच में थी सर वो मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। मैराथन कहाँ है? सर ये आई थिंक रोम में है। यहाँ पर भी एक युद्ध को कर्नल टॉड ने कहा है मैराथन का युद्ध, किसे कहा है? हल्दी घाटी के युद्ध को बोला था सर। श्योर हैं आप? यस सर। हल्दी घाटी को थर्मोपॉली तो नहीं कहा? सॉरी सर, मैं श्योर नहीं सर। ठीक। थैंक यू सर। अच्छा, भारत एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर है क्या? सर हम जैसा कि क्रूड इंपोर्ट हमारा 88% के आसपास हमारा जो है बाहर से आता है। नेचुरल गैस एंड एलपीजी भी सर मोर देन 50% बाहर से आता है। तो सर अभी हम फुल्ली रिलायंट नहीं है सर, सेल्फ रिलायंट नहीं है। एनर्जी क्षेत्र में तो और भी क्षेत्र आते हैं जो है। बिल्कुल सर, जैसे कि जो पावर प्रोडक्शन है इधर, और पावर प्रोडक्शन में भी अगर हम बात करें तो सर कोल भी हम है जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। सोलर पैनल्स भी सर हम बाहर जैसे चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है हमारी। न्यूक्लियर की भी बात करें तो सर न्यूक्लियर भी हम बाहर से लेके आते हैं। तो हम कंप्लीटली। न्यूक्लियर में कौन सा जो है वो मिनरल्स इस्तेमाल होते हैं? सर यूरेनियम 235 हम यूज तो करते हैं। भारत में सफिशिएंट है क्या यूरेनियम? सर हमारे पास सफिशिएंट है, लेकिन सर हमारे पास रिफाइनिंग कैपेसिटी नहीं है, इसलिए सर हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। अभी कनाडियन पीएम आए थे, उन्होंने भी कहा हम भारत को यूरेनियम देंगे। यस सर। तो इसका यूरेनियम का हेल्थ सेक्टर में भी कोई उपयोग है क्या? बिल्कुल सर, जो रेडियोलॉजी जो होती है उसमें यूज होता है सर। कैंसर के ट्रीटमेंट में भी सर इसका यूज होता है। और लिथियम जो है, लिथियम भी हेल्थ सेक्टर में इस्तेमाल की जाती है क्या? सॉरी सर, मैं इसके बारे में। लिथियम का वैसे क्या उपयोग होता है? सर लिथियम बैटरीज में जो है ज़्यादा यूज होता है, और जो हमारी हाई एनर्जी इंटेंसिटी वाली जो बैटरीज है उनमें हम यूज करते हैं इसको। लिथियम के जो भंडार हमारे यहाँ सफिशिएंट है क्या? नहीं सर, ये भी हम इंपोर्ट करते हैं अभी सर। अभी हम डेवलपिंग स्टेज में ही है, जो कुछ राजस्थान में और कुछ जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में मिले हैं सर इसके। अच्छा, कनाडा की करेंसी क्या है? सॉरी सर, मैं इसके बारे में aware नहीं। प्राइम मिनिस्टर कौन है कनाडा के? सर मार्क कार्नी आई थिंक वो है। तो भारत गणतंत्र और कनाडियन गणतंत्र एक ही है क्या, एक जैसे ही है क्या? सॉरी सर, मैं पॉलिटिकल सेटअप के बारे में अभी अवेयर नहीं हूँ। ठीक है, आपका इंटरव्यू पूरा हुआ, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।